एज़टेक साम्राज्य, जिसे त्रिपक्षीय गठबंधन, शास्त्रीय नहुआत्ल या ऐतिहासिक रूप से टेनोचका साम्राज्य के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन सबसे सटीक रूप से मेक्सिका के रूप में जाना जाता है। 3 नहुआ नगर राज्यों का एक गठबंधन था: मेक्सिको, टेनोचितलान, टेत्सकोको और त्लाकोपन। इन तीनों नगर राज्यों ने 1428 से लेकर 1521 तक मेक्सिको घाटी और उसके आसपास के क्षेत्र पर शासन किया। जब स्पेनिश विजेताओं और उनके मूल निवासी सहयोगियों की संयुक्त सेनाओं ने, जिनका नेतृत्व हर्नान कोर्टेस ने किया था, उन्हें पराजित कर दिया, इसके लोगों और नागरिक समाज को ऐतिहासिक रूप से एज़टेक या कुल्हुआ मेक्सिका के रूप में संदर्भित किया जाता है। ये गठबंधन अज़कापोत्ज़ाल्को शहर और उसके पूर्व सहायक प्रांतों के बीच लड़े गए गृह युद्ध में विजयी गुटों से बना था। हालांकि साम्राज्य की प्रारंभिक अवधारणा 3 स्वशासित नगर राज्यों के गठबंधन के रूप में थी, लेकिन राजधानी टेनोचितलान सैन्य रूप से प्रमुख बन गई। जब 1519 में स्पेनिश लोग पहुंचे, तब तक गठबंधन की भूमि पर प्रभावी रूप से टेनोचितलान से शासन किया जा रहा था, जबकि गठबंधन के अन्य साझेदारों ने सहायक भूमिकाएं निभाई थीं। इस गठबंधन ने गठन के बाद विजय के युद्ध छेड़े और विस्तार किया। अपने चरम पर इस गठबंधन का मध्य मेक्सिको के अधिकांश भाग पर नियंत्रण था, साथ ही मेसो अमेरिका के कुछ दूरस्थ क्षेत्रों पर भी, जैसे कि ज़ोकोनॉचको प्रांत, जो वर्तमान ग्वाटेमाला सीमा के निकट एक एज़टेक क्षेत्र था। विद्वानों ने एज़टेक शासन को आधिपत्यवादी या अप्रत्यक्ष बताया है। एज़टेक शासकों ने विजित शहरों के शासकों को तब तक सत्ता में बने रहने दिया जब तक वे गठबंधन को अर्धवार्षिक कर देने वाले करों में सहयोग करते रहे। कर देने और एज़टेक युद्ध प्रयासों के लिए आवश्यकता पड़ने पर सैन्य बल प्रदान करने के लिए सहमत रहे। बदले में शाही सत्ता ने संरक्षण और राजनीतिक स्थिरता प्रदान की और विभिन्न क्षेत्रों और लोगों के एक एकीकृत आर्थिक नेटवर्क को सुगम बनाया, जिन्हें महत्वपूर्ण स्थानीय स्वायत्तता प्राप्त थी। एज़टेक धर्म एक अद्वैतवादी सर्वेश्वरवाद था, जिसमें नहुआ की तेओटल की अवधारणा को सर्वोच्च देवता ओमेतेओटल के रूप में माना जाता था। साथ ही साथ कई अन्य छोटे देवताओं और प्रकृति के विभिन्न रूपों को भी पूजा जाता था। लोकप्रिय धर्म में पौराणिक और बहुदेववादी पहलुओं को शामिल किया जाता था, और साम्राज्य का राजकीय धर्म उच्च वर्गों के अद्वैतवाद और लोकप्रिय मतभेदों दोनों का समर्थन करता था। साम्राज्य ने सबसे बड़े पंथों को आधिकारिक रूप से मान्यता दी थी, जिसके तहत राजधानी टेनोचितलान के केंद्रीय मंदिर परिसर में देवता का प्रतिनिधित्व किया जाता था। शाही पंथ विशेष रूप से मेक्सिका के विशिष्ट युद्धप्रिय संरक्षक देवता हुइत्सिलोपोच्टली का था। विजित प्रांतों में लोगों को अपनी धार्मिक परंपराओं को बनाए रखने और स्वतंत्र रूप से जारी रखने की अनुमति थी, बशर्ते वे शाही देवता हुइत्सिलोपोच्टली को अपने स्थानीय पंथों में शामिल कर ले। एज़टेक साम्राज्य से पहले नाहुआ लोग चिचिमेक लोगों के वंशज थे, जो 13वीं शताब्दी की शुरुआत में उत्तर से मध्य मेक्सिको में आकर बस गए थे, मुख्य रूप से वर्तमान ज़ाकाटेकास, सैन लुइस पोतोसी और गुआनाजुआतो राज्यों के आसपास बिखरे हुए क्षेत्रों में। मेक्सिका लोगों की प्रवास कहानी मध्य मेक्सिको के अन्य राज्यों की कहानियों से मिलती जुलती है, जिसमें अलौकिक स्थान, व्यक्ति और घटनाएं सांसारिक और दिव्य इतिहास को जोड़ती है, क्योंकि वे राजनीतिक वैधता की तलाश में थे। चित्रलिपि संहिताएं जिनमें एज़टेक लोगों ने अपना इतिहास दर्ज किया था, कहती हैं कि साम्राज्य के उद्गम स्थान को अजतलान कहा जाता था। प्रारंभिक प्रवासियों ने स्वतंत्र नगर राज्यों की एक श्रृंखला स्थापित करके मेक्सिको बेसिन और आसपास की भूमि में बस गए। ये प्रारंभिक नाहुआ नगर राज्य या अल्टेपेटेलीन पर वंशवादी प्रमुखों का शासन था, जिन्हें तलाहतोहकह कहा जाता था। मेक्सिका प्रवास से पहले
अधिकांश मौजूदा बस्तियां अन्य स्वदेशी लोगों द्वारा स्थापित की गई थी। इन प्रारंभिक नगर राज्यों ने आपस में कई छोटे मोटे युद्ध लड़े, लेकिन बदलते गठबंधनों के कारण किसी भी नगर ने प्रभुत्व हासिल नहीं किया। मेक्सिका मध्य मेक्सिको में आने वाले नाहुआ प्रवासियों में से अंतिम थे। वे लगभग 1200 ईस्वी में मेक्सिको बेसिन में प्रवेश कर चुके थे और तब तक अधिकांश उपजाऊ कृषि भूमि पर पहले ही कब्जा हो चुका था। मेक्सिका ने कुल्हुआकान के राजा को, जो एक छोटा नगर राज्य था लेकिन ऐतिहासिक रूप से टोलटेक लोगों के शरण स्थल के रूप में महत्वपूर्ण था, उन्हें चापुल्टेपेक, टिड्डियों की पहाड़ी नामक अपेक्षाकृत बंजर भूमि पर बसाने के लिए राजी कर लिया। मेक्सिका ने कुल्हुआकान के लिए भाड़े के सैनिकों के रूप में काम किया। जब मेक्सिका लोगों ने कुल्हुआकान के साथ युद्ध में सेवा की, तो शासक ने अपनी एक बेटी को मेक्सिका पर शासन करने के लिए नियुक्त किया। पौराणिक कथाओं के अनुसार मेक्सिका लोगों ने अपने देवता जिप टोटेक के आदेश पर उसकी खाल उतारकर उसकी बलि दे दी। जब कुल्हुआकान के शासक को इस बात का पता चला, तो उसने हमला किया और अपनी सेना का उपयोग करके मेक्सिका लोगों को तिज़ापान से बलपूर्ण खदेड़ दिया। मेक्सिका लोग टेक्सकोको झील के मध्य में एक द्वीप पर चले गए, जहां एक नोपल कैक्टस पर एक चील ने घोंसला बनाया था। मेक्सिका लोगों ने इसे अपने देवताओं के आदेश पर का संकेत माना और वर्ष ओ में कैली में इस द्वीप पर अपना नया शहर टेनोचितलान स्थापित किया। 2125 ईस्वी। एस्टेक युद्ध। मेक्सिका लोग सीमित संसाधनों के साथ बाहरी लोगों के रूप में मेक्सिको घाटी में आए, जिससे सैन्य सेवा उनके लिए सुरक्षा प्राप्त करने और पड़ोसी शक्तिशाली देशों के बीच राजनीतिक प्रासंगिकता स्थापित करने के कुछ ही तरीकों में से एक बन गई। अपने इतिहास के आरंभ में मेक्सिका लोगों ने अधिक शक्तिशाली नगर राज्यों के अधीनस्थ सहयोगियों के रूप में लड़ाई लड़ी, भयंकर योद्धाओं के रूप में प्रमुखता प्राप्त की और स्वयं को एक सैन्य शक्ति के रूप में स्थापित किया। मेक्सिका के राजनीतिक और धार्मिक जीवन में योद्धाओं का महत्व और युद्ध की अभिन्न प्रकृति ने उन्हें इस क्षेत्र में सैन्य प्रभुत्व प्राप्त करने में मदद की। नए मेक्सिका नगर राज्य ने अज़्कापोत्साल्को शहर के साथ गठबंधन किया और उसके शासक तेजोज़ोमोक को कर दिया। मेक्सिका की सहायता से अज़्कापोत्साल्को एक छोटे सहायक साम्राज्य के रूप में विकसित होने लगा। इस समय तक मेक्सिका शासक को वैध राजा के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी। मेक्सिका नेताओं ने कुल्हुआकान के राजाओं में से एक से सफलतापूर्वक अनुरोध किया कि वे मेक्सिका वंश में विवाह के लिए एक पुत्री प्रदान करें। उनके पुत्र अकामा पिछली को प्रथम tlatoani के रूप में सिंहासन पर बैठाया गया। 1372 में टेनोचितलान का अज़्कापोत्साल्को के टेपानेक लोगों ने मेक्सिका की मदद से अपने शासन का विस्तार किया, जबकि झील बेसिन के पूर्वी हिस्से में अकोल्हुआ शहर टेक्सकोको की शक्ति बढ़ती गई। अंततः दोनों राज्यों के बीच युद्ध छिड़ गया और मेक्सिका ने टेक्सकोको की विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तब तक टेनोचितलान एक प्रमुख शहर है के रूप में विकसित हो चुका था और टेपानेक लोगों के प्रति अपनी वफादारी के लिए उसे टेक्सकोको को एक सहायक प्रांत के रूप में प्राप्त करने का पुरस्कार मिला। मेक्सिका युद्ध में दुश्मनों को मारने के बजाय उन्हें पकड़ने पर जोर दिया जाता था। दुश्मनों को जिंदा पकड़ना महत्वपूर्ण था, क्योंकि कैदी बलि अनुष्ठानों के लिए सामग्री उपलब्ध कराते थे, जिन्हें मेक्सिका लोग दैवीय कृपा बनाए रखने के लिए आवश्यक मानते थे। दूसरे शब्दों में, सैन्य उपलब्धि पवित्र जिम्मेदारी से जुड़ी थी। कैदियों के जरिए सैनिक अभियानों के दौरान अपनी विशिष्टता साबित कर सकते थे और मेक्सिका सामाजिक पदानुक्रम में अपनी स्थिति को ऊपर उठा सकते थे। इसके बावजूद युद्ध केवल अनुष्ठानिक उद्देश्यों तक सीमित नहीं थे और इनमें बड़ी संख्या में हत्याएं भी शामिल हो सकती थी। टेपानेक युद्ध। 1426 में टेपानेक राजा टेजोज़ोमोक की मृत्यु हो गई।
और परिणाम स्वरूप उत्तराधिकार संकट ने संभावित उत्तराधिकारियों के बीच गृह युद्ध को जन्म दिया। मेक्सिका ने टेज़ोज़ोमोक के पसंदीदा उत्तराधिकारी तयाहाऊ का समर्थन किया, जिसे शुरू में राजा के रूप में सिंहासन पर बैठाया गया था, लेकिन उसके बेटे मैक्सटला ने जल्द ही सिंहासन पर कब्जा कर लिया और अपने विरोधियों, जिनमें मेक्सिका शासक चिमालपोपोका भी शामिल था, के खिलाफ विद्रोह कर दिया। चिमालपोपोका की कुछ ही समय बाद मृत्यु हो गई। संभवतः मैक्सटला द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। नए मेक्सिका शासक इज़्कोआतल ने मैक्सटला को चुनौती देना जारी रखा और उसने टेनोचिट्लान की घेराबंदी कर दी तथा कर भुगतान में वृद्धि की मांग की। मैक्सटला ने भी इसी प्रकार अकोलहुआ के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और टेक्सकोको के राजा नेज़ाहुआल्कोयोटल निर्वासन में चले गए। नेज़ाहुआल्कोयोटल ने ह्यूक्सोटजिनको के राजा से सैन्य सहायता प्राप्त की और मेक्सिका को ट्लाकोपन नामक एक विद्रोही टेपानेक शहर का समर्थन प्राप्त हुआ। 1423 में टेनोचिट्लान, टेक्सकोको, ट्लाकोपन और हुक्सोटजिनको ने अज़्कापोत्ज़ाल्को के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया और 1428 में विजयी हुए। युद्ध के बाद हुक्सोटजिनको पीछे हट गया और 1430 में शेष 3 शहरों ने एक संधि की, जिसे अब त्रिपक्षीय गठबंधन के नाम से जाना जाता है। टेपानेक भूमि को तीनों शहरों के बीच विभाजित किया गया, जिनके नेताओं ने भविष्य के विजय युद्धों में सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की। इन विजयियों से प्राप्त भूमि तीनों शहरों द्वारा संयुक्त रूप से रखी जानी थी। एक कर का विभाजन इस प्रकार किया गया कि गठबंधन के 2 राजा टेनोचिट्लान और टेक्सकोको और एक ट्लाकोपन को मिलेंगे। तीनों राजाओं ने आरी बारी से उएट्लातोआनी सम्राट की उपाधि धारण की। प्रत्येक ने अस्थायी रूप से एक वैधानिक शासक का पदभार संभाला। अगले 100 वर्षों में टेनोचिट्लान, टेक्सकोको और ट्लाकोपन के त्रिपक्षीय गठबंधन ने मैक्सिको घाटी पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया और मैक्सिको की खाड़ी और प्रशांत महासागर के तटों तक अपनी शक्ति का विस्तार किया। टेनोचिट्लान धीरे धीरे गठबंधन में प्रमुख शक्ति बन गया। इस गठबंधन के 2 प्रमुख निर्माता इज़्कोतल के सौतेले भाई और भतीजे ट्लाकेलेल और मोक्तेजुमा थे। मोक्तेजुमा अंततः इज़्कोतल के उत्तराधिकारी के रूप में मेक्सिका हुएट्लातोआनी बने। 1440 में ट्लाकेलेल ने नवनिर्मित सिहुआकोआट्ल उपाधि धारण की, जो प्रधानमंत्री और वायसराय के बीच किसी पद के बराबर थी। शाही सुधार। त्रिपक्षीय गठबंधन के गठन के कुछ ही समय बाद इज़्कोआट्ल और ट्लाकोपन ने एज़टेक राज्य और धर्म में व्यापक सुधार किए। ऐसा आरोप लगाया गया है कि ट्लाकायल ने मौजूदा एज़टेक पुस्तकों में से कुछ या अधिकांश को जलाने का आदेश दिया था, ये दावा करते हुए कि उनमें झूठ थे और ये बुद्धिपूर्ण नहीं था कि सभी लोग चित्रों के बारे में जाने। इसके बाद उन्होंने एज़टेक के इतिहास को फिर से लिखा, स्वाभाविक रूप से मेक्सिका को अधिक केंद्रीय भूमिका में रखा। मोक्टेजुमा प्रथम के इज़्कोआट्ल के उत्तराधिकारी के रूप में मेक्सिका सम्राट बनने के बाद विजित शहरों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए और अधिक सुधार किए गए। असहयोगी राजाओं को मेक्सिका के प्रति वफादार कठपुतली शासकों से बदल दिया गया। एक नई शाही श्रद्धांजलि प्रणाली ने मेक्सिका श्रद्धांजलि संग्राहकों की स्थापना की, जो स्थानीय राजवंशों के अधिकार को दरकिनार करते हुए सीधे जनता पर कर लगाते थे। नेज़ाहुआल्कोयोटल ने अकोलहुआ क्षेत्रों में एक नीति भी लागू की, जिसके तहत अधीन राजाओं को उनकी राजधानियों से दूर की पर्वतकरानी खानी की जाती थी। ये साम्राज्य के साथ सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया था। यदि किसी शहर का राजा विद्रोह करता तो वह विदेशी भूमि से प्राप्त होने वाली श्रद्धांजलि खो देता। कुछ विद्रोही राजाओं को कैलपिक्सकेहे द्वारा प्रतिस्थापित किया गया या वंशानुगत शासकों के बजाय नियुक्त राज्यपाल। मोक्तेजुमा ने नए कानून जारी किए,
जिन्होंने कुलीनों को आम लोगों से अलग कर दिया और व्यभिचार तथा अन्य अपराधों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान किया। शाही फरमान द्वारा प्रत्येक मोहल्ले में एक धार्मिक देखरेख वाला विद्यालय बनाया गया। आम लोगों के मोहल्लों में एक विद्यालय था जिसे तेलपो चकल्ली कहा जाता था, जहां उन्हें बुनियादी धार्मिक शिक्षा और सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त होता था। एक दूसरे प्रकार का अधिक प्रतिष्ठित स्कूल, जिसे कैलमेक कहा जाता था, क्वाउ हापिल्ली नामक एक नई उपाधि भी मोक्तेजुमा द्वारा सृजित की गई थी, जिसका उद्देश्य कुलीन वर्ग के साथ साथ उच्च पदस्थ आम लोगों को भी शिक्षित करना था, जो पुजारी या कारीगर बनना चाहते थे, जिसे आम लोगों को प्रदान किया जा सकता था। यह उपाधि गैर वंशानुगत निम्न कुलीनता का एक रूप थी, जो उत्कृष्ट सैन्य या नागरिक सेवा के लिए प्रदान की जाती थी, अंग्रेजी नाइट के समान। इस उपाधि को प्राप्त करने वाले आम लोग शायद ही कभी शाही परिवारों में शादी करते थे और राजा बनते थे। इस सुधार का एक घटक फूल युद्ध नामक विनियमित युद्ध प्रणाली की स्थापना थी। मेसो अमेरिकी युद्ध प्रणाली में युद्ध के मैदान में दुश्मन का वध करने के बजाय जीवित कैदियों को पकड़ने को प्राथमिकता दी जाती थी, क्योंकि वध को लापरवाहीपूर्ण और अनावश्यक माना जाता था। फूल युद्ध इस युद्ध शैली का एक सशक्त उदाहरण है। इन अत्यधिक अनुष्ठानिक युद्धों से अनुभवी एस्टेक योद्धाओं की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित होती थी। साथ ही देवताओं को बलि देने के लिए पकड़े गए दुश्मन योद्धाओं की भी निरंतर आपूर्ति होती थी। फूल युद्ध दोनों पक्षों के अधिकारियों द्वारा पूर्व निर्धारित होते थे। विशेष रूप से प्रत्येक राज्य द्वारा बलि के लिए कैदियों को इकट्ठा करने के उद्देश्य से आयोजित किए जाते थे। मूल निवासी ऐतिहासिक वृत्तांतों के अनुसार ये युद्ध 1450 से 1454 तक मैक्सिको बेसिन में फैले भीषण सूखे के जवाब में देवताओं को प्रसन्न करने के साधन के रूप में तलाका एल द्वारा उकसाए गए थे। फूल युद्ध मुख्य रूप से एस्टेक साम्राज्य और उनके कट्टर दुश्मन तलाक्सकाला के पड़ोसी शहरों के बीच लड़े गए थे। विस्तार के प्रारंभिक वर्ष टेपनेक की पराजय के बाद इत्ज़कोआत्ल और नेज़ाहुआल्कोयोट्ल ने मैक्सिको बेसिन में सत्ता को सुदृढ़ किया और इसकी सीमाओं से परे विस्तार करना शुरू कर दिया। साम्राज्य विस्तार के पहले लक्ष्य मैक्सिको बेसिन में कोयोकान और आधुनिक मैक्सिकन राज्य मोरेलोस में कुआनाहुआक और हुआक्सटेपेक थे। इन विजयों ने नए साम्राज्य को विशेष रूप से कृषि उत्पादों के रूप में भारी मात्रा में कर का प्रवाह प्रदान किया। इत्ज़कोआत्ल की मृत्यु हो गई और मोक्टेजुमा प्रथम को नए मैक्सिका सम्राट के रूप में सिंहासन पर बैठाया गया। 1450 में मैक्सिको बेसिन में आए 4 साल के भीषण सूखे के कारण साम्राज्य का विस्तार थोड़े समय के लिए रुक गया और सूखा समाप्त होने के बाद मोरेलोस के कई शहरों को पुनः जीतना पड़ा। मोक्टेजुमा और नेज़ाहुआल्कोयोट्ल ने साम्राज्य का विस्तार पूर्व में मैक्सिको की खाड़ी और दक्षिण में ओक्साका तक जारी रखा। 1468 में मोक्टेजुमा प्रथम की मृत्यु हो गई और उनके पुत्र अक्सायाकाटल उनके उत्तराधिकारी बने। अक्सायाकाटल का 13 साल का अधिकांश शासनकाल अपने पूर्ववर्ती के अधीन प्राप्त क्षेत्र को सुदृढ़ करने में व्यतीत हुआ। मोटेकुजोमा और नेज़ाहुआल्कोयोट्ल ने तेजी से विस्तार किया था और कई प्रांतों ने विद्रोह कर दिया था। इसके अलावा जैसे जैसे एज़टेक साम्राज्य का विस्तार और शक्ति सुदृढ़ीकरण हो रहा था, पश्चिमी मैक्सिको में पुरेपेचा साम्राज्य का भी उसी प्रकार विस्तार हो रहा था। 1455 में अपने राजा सित्सिपंडाक्वारे के नेतृत्व में पुरेपेचा ने टोलुका घाटी पर आक्रमण किया और उन भूमियों पर दावा किया जिन पर पहले मोटेकुजोमा और इत्ज़कोआत्ल ने विजय प्राप्त की थी। 1472 में अक्सायाकाटल ने इस क्षेत्र को पुनः जीत लिया और पुरेपेचा द्वारा
इसे वापस लेने के प्रयासों से सफलतापूर्वक इसकी रक्षा की। 1469 में अक्साया कार्टन ने 32,000 एज़टेक सैनिकों के साथ पुरेपेचा साम्राज्य पर एक बड़ा आक्रमण किया। पुरेपेचा ने सीमा के ठीक पार 50,000 सैनिकों के साथ उनका सामना किया और एक शानदार विजय प्राप्त की, जिसमें एज़टेक सेना के 90% से अधिक सैनिकों को मार डाला या बंदी बना लिया। अक्साया कार्टन स्वयं युद्ध में घायल हो गया। टेनोचिटलान लौट गया और फिर कभी पुरेपेचा से युद्ध नहीं किया। 1472 में नेज़ाहुआलकोयोटल की मृत्यु हो गई और उनके पुत्र नेज़ाहुआलपिल्ली को टेक्सकोको के नए हुएटलाटोआनी के रूप में सिंहासन पर बैठाया गया। इसके बाद 1481 में अक्साया कार्टल की मृत्यु हो गई। अक्साया कार्टल के स्थान पर उनके भाई तिज़ोक शासक बने। तिज़ोक का शासनकाल कुख्यात रूप से संक्षिप्त था। वो अप्रभावी साबित हुए और उन्होंने साम्राज्य का कोई खास विस्तार नहीं किया। तिज़ोक की हत्या संभवतः उनके ही सरदारों ने उनके शासनकाल के 5 वर्ष बाद कर दी थी, जाहिरा तौर पर उनकी अक्षमता के कारण। 1486 में तिज़ोक के बाद उनके भाई अहुइत्ज़ोतुल शासक बने। अपने पूर्ववर्तियों की तरह अहुइत्ज़ोतुल के शासनकाल का पहला भाग उन विद्रोहों को दबाने में व्यतीत हुआ जो एज़टेक शासन की अप्रत्यक्ष प्रकृति के कारण आम बात थी। इसके बाद अहुइत्ज़ोतुल ने ओक्साका घाटी और सुकुनुस्को तट सहित विजयों की एक नई लहर शुरू की। अहुइत्ज़ोतुल ने सीमावर्ती शहर ओत्ज़ोमा पर विजय प्राप्त की और पुरेपेचा के साथ बढ़ती सीमा झड़पों के कारण शहर को एक सैन्य चौकी में बदल दिया। इस प्रक्रिया में ओत्ज़ोमा की आबादी या तो मारी गई या तितर-बितर हो गई। पुरेपेचा ने बाद में एज़टेक विस्तार से बचाव के लिए पास में किले स्थापित किए। अहुइत्ज़ोतुल ने गुरेरो के प्रशांत तट तक पश्चिम की ओर विस्तार करके जवाब दिया। अहुइत्ज़ोतुल के शासनकाल तक मेक्सिका एज़टेक त्रिपक्षीय गठबंधन में सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली गुट बन गया था। विजयों के दौरान मेक्सिका द्वारा अर्जित प्रतिष्ठा को आधार बनाते हुए अहुइत्ज़ोतुल ने टेक्सकोको और त्लकोपन के शासकों से खुद को अलग करने के लिए हुए त्लातोआनी, सबसे वरिष्ठ वक्ता की उपाधि का उपयोग करना शुरू कर दिया। गठबंधन अभी भी तकनीकी रूप से साम्राज्य चला रहा था, लेकिन मेक्सिका सम्राट ने अब वास्तविक नहीं तो नाम मात्र की वरिष्ठता ग्रहण कर ली थी। 1502 में अहुइत्ज़ोतुल के बाद उनके भतीजे मोक्तेजुमा द्वितीय शासक बने। मोक्तेजुमा द्वितीय ने अपने शासनकाल का अधिकांश समय अपने पूर्ववर्तियों द्वारा जीते गए क्षेत्रों में सत्ता को सुदृढ़ करने में व्यतीत किया। 5 में त्लाक्सकलन सेनापति त्लाहुइकोले के नेतृत्व में एज़टेक सेनाओं ने एक बार फिर पुरेपेचा साम्राज्य पर आक्रमण किया। एज़टेक सेना किसी भी क्षेत्र पर कब्जा करने में विफल रही और अधिकतर केवल लूटपाट तक ही सीमित रही। पुरेपेचा ने उन्हें पराजित किया और सेना पीछे हट गई। मोक्तेजुमा द्वितीय ने और अधिक शाही सुधार लागू किए। नेज़ाहुआलकोयोटल की मृत्यु के कारण मेक्सिका सम्राट वास्तविक शासक बन गए। गठबंधन के शासकों में से एक मोक्तेजुमा द्वितीय ने अपने शासनकाल का उपयोग मेक्सिका सम्राट के साथ सत्ता को और अधिक मजबूती से एकजुट करने के प्रयास में किया। उसने अहुइत्ज़ोतुल के कई सलाहकारों को हटा दिया और उनमें से कई को फांसी दे दी। उसने क्वाउहपिल्ली प्रथा को भी समाप्त कर दिया। वर्ग भेद के कारण आम लोगों के कुलीन वर्ग में शामिल होने का अवसर समाप्त हो गया। 1519 में स्पेन की विजय के कारण उनके सुधार प्रयासों में विराम लग गया। स्पेनिश अभियान के नेता हर्नान कोर्टेस 1519 में लगभग 630 लोगों, जिनमें से अधिकांश केवल तलवार और ढाल से लैस थे, के साथ युकाटन में उतरे। वास्तव में क्यूबा के गवर्नर डिएगो वेलास्केज ने कोर्टेस को अभियान के कमांडर पद से हटा दिया था, लेकिन उन्होंने नावों को चुरा लिया था और बिना अनुमति के चले गए थे।
कोजुमेल द्वीप पर कॉर्टेस की मुलाकात जहाज दुर्घटना में बचे एक स्पेनिश नागरिक गेरोनिमो डी अगुइलर से हुई, जो अभियान में शामिल हो गया और स्पेनिश और माया भाषा के बीच अनुवाद करने लगा। इसके बाद अभियान पश्चिम की ओर कैम्पेचे के लिए रवाना हुआ, जहां स्थानीय सेना के साथ एक संक्षिप्त लड़ाई के बाद कॉर्टेस अपने दुभाषिया अगुइलर के माध्यम से शांति वार्ता करने में सफल रहे। कैम्पेचे के राजा ने कॉर्टेस को एक दूसरा अनुवादक दिया, जो ला मालिनचे नाम की एक द्विभाषी नहुआ माया दासी महिला थी। उसे मालिनल्ली, मालिनत्जिन या डोना मरीना के नाम से भी जाना जाता था। अगुइलर ने स्पेनिश से माया भाषा में अनुवाद किया और ला मालिनचे ने माया भाषा से नहुआत्व भाषा में अनुवाद किया। स्पेनिश सीखने के बाद मालिनचे कॉर्टेस की भाषा और सांस्कृतिक दोनों की अनुवादक बन गई और वह नहुआ शासकों के साथ बातचीत में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थी। इसके बाद कॉर्टेस कैम्पेचे से एज़टेक त्रिपक्षीय गठबंधन के एक सहायक प्रांत सेम्पोआला के लिए रवाना हुए। पास ही में उन्होंने वेराक्रूज शहर की स्थापना की, जहां उनकी मुलाकात तत्कालीन मेक्सिका सम्राट मोक्टेजुमा द्वितीय के राजदूतों से हुई। जब राजदूत टेनोचितलान लौट गए तो कॉर्टेस स्थानीय टोटोनाक नेताओं से मिलने के लिए सेम्पोआला गए। टोटोनाक शासक ने कॉर्टेस को मेक्सिका के विरुद्ध अपनी विभिन्न शिकायतों के बारे में बताया और कॉर्टेस ने टोटोनाकों को एक शाही कर संग्रहकर्ता को कैद करने के लिए मना लिया। बाद में कॉर्टेस ने कर संग्रहकर्ता को यह समझाकर रिहा कर दिया कि यह पूरी तरह से टोटोनाकों का विचार था और उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं थी। टोटोनाकों ने कॉर्टेस को ट्लाक्सकाला की ओर मार्च के लिए 20 कंपनियों के सैनिक मुहैया कराए और प्रभावी रूप से एज़टेक पर युद्ध की घोषणा कर दी। इस समय कॉर्टेस के कई सैनिकों ने विद्रोह करने का प्रयास किया। जब कॉर्टेस को साजिश का पता चला तो उसने अपने जहाजों को डुबो दिया और क्यूबा भागने की किसी भी संभावना को खत्म करने के लिए उन्हें बंदरगाह में डुबो दिया। स्पेन के नेतृत्व वाली टोटोनाक सेना ने एज़टेक के विरुद्ध गठबंधन प्राप्त करने के लिए ट्लाक्सकाला में प्रवेश किया। हालांकि ट्लाक्सकाला के सेनापति ज़िकोटेंकाटल द यंगर ने उन्हें शत्रु समझा और उन पर हमला कर दिया। कई भीषण लड़ाइयों के बाद कॉर्टेस ने अंततः ट्लाक्सकाला के नेताओं को अपने सेनापति को पीछे हटने का आदेश देने के लिए मना लिया। इसके बाद कॉर्टेस ने ट्लाक्सकाला के लोगों के साथ गठबंधन किया और स्पेनिश सैनिकों के अतिरिक्त 5,000 से 6,000 ट्लाक्सकाला वासियों और 400 टोटोनाक लोगों की एक छोटी टुकड़ी के साथ वहां से मैक्सिको बेसिन की यात्रा की। चोलुला शहर में अपने प्रवास के दौरान कॉर्टेस का दावा है कि उन्हें स्पेनिश लोगों के विरुद्ध एक नियोजित घात लगाकर हमले की सूचना मिली। एक पूर्व प्रतिक्रिया के रूप में कॉर्टेस ने अपने सैनिकों को शहर के मुख्य चौक पर एकत्रित बड़ी संख्या में निहत्थे चोलुला वासियों पर हमला करने और उन्हें मार डालने का निर्देश दिया। चोलुला में हुए नरसंहार के बाद कॉर्टेस और अन्य स्पेनिश लोग टेनोचिटलान में दाखिल हुए, जहां उनका अतिथियों की तरह स्वागत किया गया और उन्हें पूर्व सम्राट अक्सायाकाटल के महल में ठहराया गया। शहर में 6 सप्ताह रहने के बाद वेराक्रूज में पीछे रह गए समूह के 2 स्पेनिश लोग क्वेत्सलपोपोका नामक एक एज़टेक सरदार के साथ झड़प में मारे गए। कॉर्टेस का दावा है कि उसने इस घटना का बहाना बनाकर मोटेकुज़ोमा को बल प्रयोग की धमकी देकर बंदी बना लिया। मोटेकुज़ोमा कई महीनों तक कॉर्टेस के बंदी के रूप में राज्य का संचालन करता रहा। फिर 1520 में डिएगो वेलास्केज द्वारा भेजे गए पैनफिलो डी नार्वेजे के नेतृत्व में एक दूसरा बड़ा स्पेनिश अभियान कॉर्टेस को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार करने के उद्देश्य से पहुंचा। नार्वेज का सामना करने से पहले कॉर्टेस ने गुप्त रूप से नार्वेज के लेफ्टिनेंटों को उसे धोखा देने और कॉर्टेस से जुड़ने के लिए राजी कर लिया। कॉर्टेस नार्वेज से निपटने के लिए टेनोचितलान से दूर थे, जबकि उनके दूसरे कमांडर पेड्रो डी अल्वाराडो ने हुइत्सिलोपोचतली के सम्मान में मानव बलि की रस्म के जवाब में
एज़टेक कुलीन वर्ग के एक समूह का नरसंहार कर दिया। एज़टेकों ने स्पेनिश लोगों के ठहरने वाले महल पर हमला करके जवाबी कार्रवाई की। कॉर्टेस टेनोचिटलान लौट आए और लड़ते हुए महल तक पहुंच गए। फिर उन्होंने मोटेकुजोमा को महल की छत पर ले जाकर अपनी प्रजा से आत्मसमर्पण करने का अनुरोध किया। हालांकि इस समय तक टेनोचिटलान की शासक परिषद ने मोटेकुजोमा को पदच्युत करने के लिए मतदान किया था और उनके भाई कुइतलाहुआक को नया सम्राट चुना था। एज़टेक सैनिकों में से एक ने गुलेल के पत्थर से मोटेकुजोमा के सिर पर प्रहार किया और कई दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि उनकी मृत्यु की सटीक परिस्थितियां स्पष्ट नहीं है। मोक्टेजुमा की मृत्यु के बाद स्पेनियों और उनके सहयोगियों ने चुपके से पीछे हटने का प्रयास किया, जिसे दुखद रात या ला नोचे त्रिस्टे के नाम से जाना जाता है। उन्हें एहसास हुआ कि टेनोचिटलान में मोक्टेजुमा की शत्रुतापूर्ण मैक्सिका जनजाति के सामने वे असुरक्षित है। चुपके से पीछे हटते हुए स्पेनियों और उनके स्वदेशी सहयोगियों का पता चल गया और फिर उन्हें भारी जानमाल के नुकसान के साथ शहर से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करना पड़ा। कुछ स्पेनी सोने से लदे होने के कारण डूबकर मारे गए। वे ट्लाकोपन अब ताकुबा में पीछे हट गए और वहां से ट्लाक्सकाला पहुंचे, जहां उन्होंने आराम किया और टेनोचिटलान पर दूसरे सफल हमले की तैयारी की। इस घटना के बाद टेनोचिटलान में चेचक का प्रकोप फैल गया। इस प्रकोप से अकेले ही क्षेत्र की 50% से अधिक आबादी मारी गई, जिसमें सम्राट कुइतलाहुआक भी शामिल थे, क्योंकि नई दुनिया के स्वदेशी लोगों को पहले कभी चेचक का सामना नहीं करना पड़ा था। नए सम्राट कुआउतेमोक ने चेचक के प्रकोप से निपटा, जबकि कॉर्टेस ने एज़टेक शासन से असंतुष्ट ट्लाक्सकालन, टेक्सकोकन, टोटोनाक और अन्य लोगों की एक सेना खड़ी की। कॉर्टेस लगभग 100,000 योद्धाओं की संयुक्त सेना के साथ मैक्सिको बेसिन की ओर वापस बढ़ा। अधिकांश योद्धा स्पेनिश के बजाय स्वदेशी थे। कॉर्टेस ने कई बात की लड़ाइयों और झड़पों के माध्यम से झील के किनारे और आसपास के पहाड़ों के आसपास के विभिन्न स्वदेशी नगर राज्यों या अल्टेपेटल पर कब्जा कर लिया, जिसमें त्रिपक्षीय गठबंधन की अन्य राजधानियां ट्लाकोपन और टेक्सकोको भी शामिल थी। वास्तव में टेक्सकोको पहले ही स्पेनियों और नगर राज्य का दृढ़ सहयोगी बन चुका था और बाद में उसने ट्लाक्सकाला पहुंचा। काला के समान विजय में अपनी सेवाओं की मान्यता के लिए स्पेनिश राजशाही से याचिका दायर की। कॉर्टेस ने डूबे हुए जहाजों से प्राप्त पुर्जों से टेक्सकोको में निर्मित नावों का उपयोग करके कई महीनों तक टेनोचिटलान की नाकाबंदी और घेराबंदी की। अंततः स्पेनिश नेतृत्व वाली सेना ने नावों और मुख्य भूमि से जोड़ने वाले ऊंचे पुलों का उपयोग करके शहर पर हमला किया। हमलावरों को भारी नुकसान हुआ, हालांकि अंततः एज़टेक पराजित हो गए। इस प्रक्रिया में टेनोचिटलान शहर पूरी तरह से नष्ट हो गया। कुआउतेमोक को शहर से भागने के प्रयास में पकड़ लिया गया। कॉर्टेस ने उसे बंदी बनाकर रखा और कई वर्षों तक यातनाएं दी। अंततः 1525 में उसे मार डाला। सरकार एज़टेक साम्राज्य अप्रत्यक्ष शासन विधियों द्वारा संचालित साम्राज्य का एक उदाहरण था। अधिकांश यूरोपीय साम्राज्यों की तरह यह भी जातीय रूप से बहुत विविध था, लेकिन उनसे अलग यह एक एकीकृत शासन प्रणाली के बजाय कर वसूली प्रणाली पर अधिक आधारित था। अमेरिकी इतिहासकार अलेक्जेंडर जे. मोटिल द्वारा प्रतिपादित साम्राज्यवादी प्रणालियों के सैद्धांतिक ढांचे में एज़टेक साम्राज्य एक अनौपचारिक प्रकार का साम्राज्य था, क्योंकि गठबंधन ने अपने अधीन प्रांतों पर सर्वोच्च अधिकार का दावा नहीं किया, बल्कि उनसे केवल कर चुकाने की अपेक्षा की। यह साम्राज्य भौगोलिक रूप से भी असंतुलित था, यानी भूमि इसके सभी अधीन क्षेत्रों को आपस में नहीं जोड़ती थी। उदाहरण के लिए, ज़ोकोनोचको के दक्षिणी परिधीय क्षेत्र साम्राज्य के केंद्रीय भाग के सीधे संपर्क में नहीं थे।
एज़टेक साम्राज्य की आधिपत्यकारी प्रकृति इस तथ्य से देखी जा सकती है कि आमतौर पर स्थानीय शासकों को उनके नगर राज्य पर विजय प्राप्त करने के बाद उनके पदों पर बहाल कर दिया जाता था और एज़टेक लोग कर भुगतान होने तक स्थानीय मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते थे। इस शासन प्रणाली को अक्सर साम्राज्य कहा जाता है। फिर भी साम्राज्य के अधिकांश क्षेत्र वास्तव में नगर राज्यों, जिन्हें व्यक्तिगत रूप से अल्टेपेटल के नाम से जाना जाता था, के रूप में संगठित थे। एज़टेक लोगों की भाषा नाहुआत्ल में। ये छोटे राज्य थे जिन पर एक राजा या tlatoani शासन करते थे। शाब्दिक अर्थ वक्ता, बहुवचन में tlatoque, एक कुलीन राजवंश से। प्रारंभिक एज़टेक काल अल्टेपेमे के बीच विकास और प्रतिस्पर्धा का समय था। 1428 में नाहुआस द्वारा साम्राज्य की स्थापना और विजय के माध्यम से विस्तार के कार्यक्रम की शुरुआत के बाद अल्टेपेटल स्थानीय स्तर पर संगठन का प्रमुख रूप बना रहा। एक क्षेत्रीय राजनीतिक इकाई के रूप में अल्टेपेटल की कुशल भूमिका साम्राज्य के आधिपत्यवादी नियंत्रण की सफलता के लिए काफी हद तक जिम्मेदार थी। एज़टेक साम्राज्य शब्द वास्तव में आधुनिक है और इसका प्रयोग स्वयं एज़टेकों द्वारा नहीं किया गया था। यह मूल रूप से मेक्सिको की घनी आबादी वाली घाटी में स्थित 3 नाहुआत्ल भाषा बोलने वाले नगर राज्यों से मिलकर बना था। सत्ता में असंतुलन के कारण समय के साथ इनमें से एक नगर राज्य टेनोचिटलान अन्य 2 से श्रेष्ठ हो गया। त्रिपक्षीय गठबंधन ने मध्य मेसो अमेरिका के अधिकांश भाग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, जिसमें भाषाई और सांस्कृतिक विविधता वाले क्षेत्र भी शामिल थे। नहुआ जनजाति के लोग साम्राज्य का प्रशासन मुख्य रूप से पारंपरिक अप्रत्यक्ष तरीकों से करते थे। हालांकि राज्य संगठन के उत्तरोत्तर केंद्रीकृत होने के कारण एक प्रकार की नवगठित नौकरशाही का गठन भी होने लगा था। केंद्रीय प्रशासन नेज़ाहुआल्कोयोटल 1439-1472 के शासनकाल से पहले एज़टेक साम्राज्य पारंपरिक मेसो अमेरिकन तर्ज पर एक संघ के रूप में संचालित होता था। स्वतंत्र अल्टेपेटल का नेतृत्व tlatoani का प्राण ग्राम प्रादों की देखरेख करते थे, शाब्दिक रूप से वक्ता, जो ग्राम प्रधानों की देखरेख करते थे और प्रधान परिवारों के समूहों की देखरेख करते थे। एक विशिष्ट मेसो अमेरिकन संघ में ह्यूई tlatoani वकील शामिल थे, शाब्दिक अर्थ महान वक्ता। कई tlatoani के प्रमुख थे। नेज़ाहुआल्कोयोटल के बाद एज़टेक साम्राज्य ने कुछ अलग मार्ग अपनाया, जिसमें हाल ही में जीते गए या किसी अन्य प्रकार से अधीन किए गए अल्टेपेटल के कुछ tlatoani को कैल्पिक्स के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। स्टीवर्ड्स को ह्यू tlatoani की ओर से श्रद्धांजलि एकत्र करने का काम सौंपा गया था, न कि केवल एक पुराने tlatoc को उसी स्थानीय कुलीन वर्ग के नए लोगों से बदलने का। फिर भी ह्यूई tlatoani एकमात्र कार्यकारी नहीं थे। साम्राज्य के बाहरी मामलों से निपटना ह्यूई tlatoani की जिम्मेदारी थी। कर प्रबंधन, युद्ध, कूटनीति और विस्तार सभी ह्यूई tlatoani के अधिकार क्षेत्र में थे। सिहुआकोआटल की यही भूमिका थी, किसी दिए गए शहर पर शासन करने के लिए। सिहुआकोआटल हमेशा हुए tlatoani का करीबी रिश्तेदार होता था। उदाहरण के लिए ट्लाकेलेल मोक्टेजुमा प्रथम का भाई था। सिहुआकोआटल उपाधि, जिसका अर्थ मादा सर्प है, यह एक नहुआ देवता का नाम है और इस पद की भूमिका, जो कुछ हद तक यूरोपीय वायसराय या प्रधानमंत्री के समान है, नहुआ ब्रह्मांड विज्ञान की द्वैतवादी प्रकृति को दर्शाती है। न तो सिहुआकोआटल और न ही हुए tlatoani का पद पुरोहिती था, फिर भी दोनों के महत्वपूर्ण अनुष्ठानिक कार्य थे। पहले का संबंध स्त्री वर्षा ऋतु से था, जबकि दूसरे का पुरुष शुष्क ऋतु से। जबकि सिहुआकोआटल के पद का सबसे अच्छा प्रमाण टेनोचिटलान में मिलता है। यह ज्ञात है कि यह पद पास के अज़ाकापोत्साल्को, कुल्हुआकान और टेनोचिटलान के सहयोगी टेक्सकोको में भी विद्यमान था।
पद की स्पष्ट रूप से कम स्थिति के बावजूद एक सिहुआकोआटल प्रभावशाली और शक्तिशाली साबित हो सकता था, जैसा कि त्लाकेलेल के मामले में हुआ था। साम्राज्य के इतिहास के आरंभिक काल में टेनोचिट्लान ने 4 सदस्यीय सैन्य और सलाहकार परिषद का गठन किया, जिसने ह्यूई tlatoani को उनके निर्णय लेने में सहायता प्रदान की। tlaqochcalcatl, tlacatecatl, एजुआहुआकाटल और tlillanqal की इस व्यवस्था ने न केवल शासक को सलाह प्रदान की, बल्कि इसने कुलीन वर्ग की महत्वाकांक्षा को नियंत्रित करने का भी काम किया, क्योंकि अब से ह्यूई tlatoani का चयन केवल परिषद से ही किया जा सकता था। इसके अलावा परिषद के किसी भी सदस्य के कार्यों को अन्य 3 सदस्य द्वारा आसानी से रोका जा सकता था, जिससे उच्च अधिकारियों की महत्वाकांक्षा पर नियंत्रण रखने की एक सरल प्रणाली बन गई। ये चारों परिषद सदस्य सेनापति भी थे और विभिन्न सैन्य समाजों के सदस्य थे। सदस्यों के पद समान नहीं थे, जिनमें tlaqochcalcatl भी शामिल थे, और tlacatecatl अन्य लोगों की तुलना में उच्च दर्जा रखने वाले। ये दोनों पार्षद 2 सबसे प्रतिष्ठित सैन्य समाजों क्वाउचिक के सदस्य थे, मुंडे हुए और ओटोंटिन ओटोमीज। टेटेकुहटिन पूर्व ह्यूई tlatoani के रिश्तेदार 4 परिषद सदस्यों में से अगले ह्यूई tlatoani का चुनाव करेंगे। प्रांतीय प्रशासन। परंपरागत रूप से प्रांतों और अल्टेपेटल का शासन वंशानुगत tlatoani द्वारा किया जाता था। जैसे जैसे साम्राज्य का विस्तार हुआ, यह प्रणाली और विकसित हुई और कुछ tlatoani को अन्य अधिकारियों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। अन्य अधिकारियों के पास tlatoani के समान अधिकार थे। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, सीधे नियुक्त प्रबंधक एकवचन कैल्पिक्सक्वी, बहुवचन कैल्पिक्स के प्रांतीय कुलीनों द्वारा tlatoani के समान पद के चयन के बजाय कभी कभी अल्टेपेटल पर ये पद थोपे जाते थे। साम्राज्य के चरम पर राज्य को रणनीतिक सहायक प्रांतों में संगठित करने से इस प्रणाली का और अधिक विस्तार हुआ। 38 सहायक प्रांत उच्च प्रबंधकों या ह्यू कैल्पिक्सके के पर्यवेक्षण में आते थे, जिनकी सत्ता निचले दर्जे के कैल्पिक्सक्यू पर भी फैली हुई थी। ये कैल्पिक्सक्यू और ह्यू कैल्पिक्सक्यू मूलतः प्रांतीय कर प्रणाली के प्रबंधक थे, जिसकी देखरेख और समन्वय सर्वोच्च राजधानी टेनोचिट्लान में होता था, न कि ह्यू tlatoani द्वारा। बल्कि एक बिल्कुल अलग स्थिति से पेटलाकलकटल जब किसी हाल ही में जीते गए क्षेत्र में अशांति देखी जाती थी, तो नहुआ लोग वहां एक सैन्य राज्यपाल या कुआहा tlatoani नियुक्त कर देते थे। प्रांतीय पर्यवेक्षण के प्रमुख के रूप में उनके शासनकाल के दौरान मोक्टेजुमा प्रथम ने कैल्पिक्सके प्रणाली को विस्तृत किया, जिसमें प्रत्येक सहायक प्रांत में 2 कैल्पिक्सके नियुक्त किए गए थे। प्रांत ने स्वयं एक को तैनात किया, संभवतः कर संग्रह की निगरानी के लिए, और दूसरे को टेनोचिट्लान में संभवतः कर के भंडारण की निगरानी के लिए। आम लोग कर वसूलते थे, जिसे मैसे हुआल्टिन कहा जाता था, और इसे कुलीन वर्ग में वितरित किया गया, चाहे वे राजा तलाटॉप ही क्यों न हो, छोटे शासक टेटोक्टिन या प्रांतीय कुलीन वर्ग पिपिल्टिन डॉस। नाहुआ जनजाति के लोग उपरोक्त अधिकारियों द्वारा कर संग्रह की निगरानी करते थे, और एज़टेक सेना की जबरदस्ती शक्ति के साथ साथ पिपिल्टिन के सहयोग पर भी निर्भर थे। स्थानीय कुलीन वर्ग, जो स्वयं कर से मुक्त थे और कर प्राप्त करते थे, और पॉचटेका के नाम से जाने जाने वाले व्यापारियों का वंशानुगत वर्ग। इन पॉचटेका के विभिन्न पदक्रम थे, जिनके आधार पर उन्हें कुछ व्यापारिक अधिकार प्राप्त थे, इसलिए वे स्वयं अनिवार्य रूप से पिपिल्टिन नहीं थे। फिर भी उन्होंने एज़टेक सहायक प्रणाली के विकास और प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पॉचटेका ने अपनी राजनीतिक और आर्थिक शक्ति को एज़टेक कुलीन वर्ग और राज्य की राजनीतिक और सैन्य शक्ति से मजबूती से जोड़ा। राजनयिकों तेउक्नेनके के रूप में सेवा करने के अलावा, या स्वामी के यात्री और विजय की प्रस्तावना में जासूस,
उच्च पदस्थ पौचटेका ने बाजार चौकों में न्यायाधीशों के रूप में भी कार्य किया। देवताओं का एक बड़ा समूह और तारों और आग जैसी प्राकृतिक घटनाओं के आदर्श रूप, पुरोहितों और शिक्षित उच्च वर्गों के अधिक अद्वैतवादी विचार थे, जबकि अशिक्षितों का लोकप्रिय धर्म बहुदेववादी और पौराणिक पहलुओं को अपनाने की प्रवृत्ति रखता था। इस बीच एज़टेक साम्राज्य के राज्य मान्यता प्राप्त धर्म को उच्च वर्गों के आध्यात्मिक दायित्वों को पूरा करने के साथ साथ निम्न वर्गों और विजित आबादी पर अपना नियंत्रण बनाए रखना था। ये भव्य सार्वजनिक धार्मिक समारोह सबसे लोकप्रिय पंथों के संरक्षण और अपेक्षाकृत धार्मिक स्वतंत्रता के माध्यम से किया गया था। शासक, यदि वे स्थानीय टेट्युक्टिन हैं या मध्य थ्यूटलाटोआनी, को देवताओं के प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता था और इसलिए उन पर दैवीय अधिकार द्वारा शासन किया जाता था। या शासन के सिद्धांत ने यह स्थापित किया कि वंशानुक्रम को यह दैवीय अधिकार विरासत में मिलता है। इसलिए राजनीतिक व्यवस्था भी एक ब्रह्मांडीय व्यवस्था थी और एक ट्लाटोआनी को मारनौस आदेश का उल्लंघन करना ही एकमात्र उपाय था। इसी कारण जब भी नहुआ लोग किसी तलाटोआनी को मार डालते थे या उसे उसके पद से हटा देते थे, तो आमतौर पर उसकी जगह उसी वंश के किसी रिश्तेदार को नियुक्त कर देते थे। हुए तलाटोआनी के पद की स्थापना को एक अन्य स्तर के शासन, हुए तलाटोकायोटल के निर्माण के माध्यम से समझा जा सकता है, जो कि छोटे तलाटोकायोटल के विपरीत श्रेष्ठ रूप में खड़ा है। नाहुआ धर्म की सैन्यवादी व्याख्या, विशेष रूप से सूर्य देवता हुइत्सिलोपोचटली की गहरी श्रद्धा ने साम्राज्य के विस्तार का मार्गदर्शन किया। वर्ष भर औपचारिक आयोजनों, अनुष्ठानों और नकली लड़ाइयों के कैलेंडर के अनुसार सैन्यवादी राजकीय अनुष्ठान किए जाते थे। जिस काल में वे रहते थे उसे ओलिंटोनट्यूहा काल के रूप में समझा जाता था, या गति का सूर्य, जिसे अंतिम युग माना जाता था, जिसके बाद मानवता का विनाश हो जाएगा। तदाकेर के अधीन ही हुइत्सिलोपोचटली ने राज्य के देवताओं में अपना उच्च स्थान ग्रहण किया और तर्क दिया कि रक्त बलिदान के माध्यम से ही सूर्य को बनाए रखा जा सकता है और इस प्रकार दुनिया के अंत को टाला जा सकता है। हुइत्सिलोपोचटली की इस नई सैन्यवादी व्याख्या के तहत ही एज़टेक सैनिकों को युद्ध लड़ने और बलि के लिए शत्रु सैनिकों को पकड़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। हालांकि मेसो अमेरिका में रक्त बलिदान आम था, लेकिन एज़टेक के अधीन मानव बलिदान का पैमाना संभवतः इस क्षेत्र में अभूतपूर्व था। पौराणिक प्रकृति शासक, एज़टेक देवताओं और अलौकिक प्राणियों की सूची। ये एज़टेक देवी देवता है जो 13 स्वर्गों के साथ साथ एज़टेक साम्राज्य का भी हिस्सा थे। सेंटियोटल, मक्का के देवता, जिनका संबंध टिएनकी स्थली प्लिएड्स की देवियों से है। सेंटियोटल का नाम सिंटेओटल ही लिखा जाता है और वे देवी के समान थीं। चालच्यूहटोटोलिन, शुद्धिकरण और अपवित्रता के देवता, मानव अपराध के क्षमादाता और भाग्य के देवता। दावत, मौज मस्ती और कलात्मक रचनात्मकता के देवता। ह्यूहुकोयोटल, वृद्धावस्था, उत्पत्ति और छल के देवता है। वे ज्ञान के संरक्षक भी है और अपनी शरारतों के लिए जाने जाते हैं। उनका नाम सुख के देवता यूएवकोयोटल से मिलता जुलता है। हुइत्सिलोपोचटली, इच्छा शक्ति और युद्ध के देवता, बल के संरक्षक देवता, दक्षिण के शासक। इत्सतलाकोल्युहक्वी इक्स्क्विमिल्ली, पाला, बर्फ, ठंड, सर्दी, पाप, दंड और मानवीय पीड़ा के देवता है। वे दृष्टि बाधित न्याय के देवता भी हैं। ओमेटेकुहटली, द्वैत और सार के देवता। इत्स्तली, पत्थर के देवता है जो टेस्काटलिप्का का ही एक रूप है। मिक्टेलान टेकुहटली, पाताल लोक, मिक्टेलान के देवता। उन्हें एक कंकाल के रूप में दर्शाया गया है जिसमें कई भयानक विशेषताएं हैं,
जैसे कि उनका खुला हुआ जिगर जो उनकी छाती से लटकता है। पाते काटल चिकित्सा के देवता और चिकित्सकों और पेयोटी के संरक्षक देवता हैं। वे सेंट जोन टोटोचटिन के पिता है। पिल्टजिनटेकुहटली दृष्टियों और सूर्य के देवता। एज़टेक पौराणिक कथाओं में पिल्टजिनटेकुहटली बुध ग्रह और उपचार से जुड़े हैं। क्वेट्ज़लकोट्ल जीवन, प्रकाश और ज्ञान के देवता, हवाओं और दिन के स्वामी, पश्चिम के शासक। टेकिज़टेकाटल चंद्रमा के देवता। टेकिज़टेकाटल त्लालोक और चालचियुहटलिक्यू के पुत्र हैं। आय टेपेयोलोतोल पशुओं, अंधेरी गुफाओं, प्रतिध्वनियों और भूकंपों के देवता है। टेपेयोलोतोल तेज़कात्लिपका का ही एक रूप है और पहाड़ों से संबंधित है। तेज़कात्लिपका भाग्य, अंधकार और अदृश्यता के देवता, रात्रि के स्वामी, उत्तर के शासक। तेज़कात्लिपका ने क्वेट्ज़लकोट्ल को पराजित किया था, जिसमें बदले में उसे पराजित कर दिया। तल्हुइस्कालपेंटेकुहटली भौर के देवता, शुक्र और क्वेट्ज़लकोट्ल का एक रूप। तलालोक वर्षा, बिजली और गरज के देवता है। उनका संबंध उर्वरता और कृषि से है। टोनकातेकुहटली ओमेतेकुहटली से संबंधित जीविका के देवता। टोनातियोहा सूर्य देवता। जिप्तोटेक कायाकल्प, वनस्पति और वसंत के देवता, ऋतुओं के स्वामी, पूर्व के शासक। शिवहटेकुहटली अग्नि और समय के देवता। एहकातन पवन देवता। जोंटेमोक वह देवता जो पाताल लोक की 9 परतों में से एक में निवास करता था। जोलोतोल मृत्यु के देवता, जिन्हें शुक्र ग्रह से संध्या तारा के रूप में जोड़ा जाता है। वे जुड़वां देवता है और क्वेट्ज़लकोट्ल के प्रतिरूप है। मिक्सकोटल एज़टेक सभ्यता के मत्स्य पालन और शिकार के देवता और तूफानों और चक्रवातों के प्राचीन देवता थे, जिनका संबंध आकाशगंगा से था। इन सूर्य देवता नानाहुअत्जिन ने स्वयं को जलती हुई अग्नि में बलिदान कर दिया ताकि सूर्य पूरी दुनिया में चमकता रहे। इसलिए देवता तोनाटियुह ने उनका स्थान ग्रहण किया। अतला हुआ जल के देवता और धनुर्धारियों और मछुआरों के रक्षक। जल में मृत्यु होने पर एज़टेक लोग उनसे प्रार्थना करते थे। ओपोचटली मछली पकड़ने और पक्षी पकड़ने वालों के देवता। किंवदंती के अनुसार वे भाले और जाल के आविष्कारक हैं। तैनाल हुइत्सिलोपोचटली का दूत। टेक्लोटल एक देवता जो पाताल लोक की 9 परतों में से एक में निवास करता था। यह देवता उल्लुओं से जुड़ा हुआ था। ओमेटोचटली पुलके के देवता और सेंटाज़ोंटोटोचटिन के नेता। देवी चालचियुहटलिक्यू बहते पानी, झीलों, नदियों, महासागरों, धाराओं, क्षैतिज जल, तूफानों और बपतिस्मा की देवी। चैंटिको अग्नि, घरों और ज्वालामुखियों की देवी। सिहुआकोटल प्रसव की देवी और आत्माओं को चुनने वाली देवी। सिट्ललिक्यू आकाशगंगा में स्त्री तारों की देवी। इत्सपापालोटल मृत्यु की देवी। वह त्सित्सिमितल जनजाति की नेता थी। उनकी आंखों से पत्थर के चाकू निकलते हैं। मायाहुएल अगेव और मैग्वे की देवी। वह सेंटाज़ोंटोटोचटिन की माता थी। मिक्टेक्सिहुअटल पाताल लोक, मिक्तलान की देवी। तलटेक हुअटली पृथ्वी की प्राचीन देवी, जिसने पृथ्वी के भूभाग और वातावरण में परिवर्तन किया। लाजोल टेओटल काम वासना, वासना, कामुकता और यौन दुराचार की देवी। ज़ोचिक्वेत्सल फूलों, प्रेम, आनंद और सौंदर्य की देवी है। वह युवा माताओं की रक्षा करती है और सदा युवा और सुंदर बनी रहती है। एटलाटोमन उन लोगों की संरक्षक देवी है जो शारीरिक विकृतियों के साथ पैदा होते हैं, या मैक्सिका जो खुले घावों से पीड़ित होते हैं। कुछ ग्रंथों में इस देवी को इन बीमारियों का कारण भी बताया गया है। हुइक्स्टोसिहुआटल नमक की देवी और कृषि उत्पादों, जिनमें नमक के व्यापार में लगे लोग भी शामिल हैं,
की संरक्षक। चाला मेकासिहुआट्ल एक देवी जो पाताल लोक की 9 परतों में से एक में निवास करती थी। वह जोंटेमॉक की पत्नी थी। चिकोमेकोट्ल कृषि की देवी। कोयोलजाओहक्वी सेंट जोन हुइट्जनाहुआ जनजाति की देवी या नेता जिनका संबंध चंद्रमा से है। शासकों के पौराणिक प्रकृति समूह। सिहुआतेतेओ सिहुआकोआट्ल प्रसव के दौरान मरने वाली महिलाओं की बुरी आत्माएं हैं। इनका नाम देवी सिहुआकोआट्ल से लिया गया है। इनका नाम सिउतेतेओ भी लिखा जाता है। देवियां। अहुयातेतेओ अधिकता और आनंद के देवता। वे देवता जिन्हें मैक्विल कोजकाक्वाहटली, मैक्विल क्वेट्सपालिन, मैक्विल मालिनल्ली, मैक्विल टॉचटली और मैक्विल अक्सोचिटल के नाम से जाना जाता है। देवता। इक्सक्वीनामे कामुकता की देवियां। देवियां। सिंतेतेओ मक्का के देवता। देवता। सेंटोजोनोतोतो चतिन ओमेतो चतली पुलके के देवता। देवता। शियुहटोतोंटली अग्नि के देवता। शियुहटेकोहटली के वैकल्पिक रूप या अवस्थाएं। देवता। एहेकाटोतोंटली एहेकाटल हवाओं के सांस रोके रखने वाले देवता जो एहेकाटल के समान ही है। देवता। सिवेटेटियो सिहुआकोट्ल देवियां है जो पिशाच है। सिवेटेटियो सिहुआतेटियो से मिलती जुलती है, लेकिन सिहुआतेटियो जितनी बुरी नहीं है। सिवेटेटियो अधिकतर सामान्य मेक्सिको में रहती है और सिवेटेटियो किसी पिशाच जैसे स्थान से आती है। देवियां। थजित्सिमित्ला इत्सापापलोतल तारों की देवियां है। थजित्सिमित्ला मुख्य रूप से मेक्सिको में रहती है और थजित्सिमित्ला तामोआंचन से आती है। देवियां। सेंटोजोन मिमिक्सकोआ क्वाहुइट्लिकाक उत्तरी तारों के 400 देवता और 400 उत्तरी लोग। देवता। सेंटोजोन हुइट्सनाहुआ कोयोनजाओ की दक्षिणी तारों के 400 देवता। देवता। तलालोक वर्षा, मौसम और पहाड़ों के देवता। तलालोक को भी इस समूह का शासक माना जाता था। देवता। तियानक्विज्ली सिटालालिक्यू ये प्लिएड्स की देवियां है। ओमेटियोटल द्वैत के देवता। देवता। तेजाकाटलिपकास सृष्टिकर्ता देवता। देवता। टोनलेक युद्ध के दौरान मरने वाली आत्माओं देवताओं का अवतार था। पौराणिक पवित्र स्थान। तामोआंचन वो स्थान जहां इत्सापापलोटल आमतौर पर शासन करता है। देवताओं ने बलि दिए गए रक्त और बीसी हुई मानव हड्डियों से वर्तमान मानव जाति के पहले व्यक्ति की रचना की। तामोआंचन का अर्थ हम अपने घर जाते हैं हो सकता है। मिक्टलान वो स्थान जहां एस्टेक पौराणिक कथाओं में मिक्टलान टेकोहटली और मिक्टेकासिहुआट्ल शासन करते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है पाताल लोक। एस्टेक पौराणिक कथाओं में तलालोक और चालचयूहटलीक्यू के शासन का स्थान तलालोकन। मृत्यु के बाद मनुष्य जिन अनेक स्थानों पर जा सकते हैं उनमें से एक। कानून। शासक नेजाहुआल्कोयोटल ने अपने शासनकाल में टेक्सकोको नगर राज्य में सबसे विकसित विधि संहिता विकसित की। ये एक औपचारिक लिखित संहिता थी, न कि केवल प्रथागत रीति रिवाजों का संग्रह है। विधि संहिता के बारे में जानकारी के स्रोत फ्रांसिस्कन तोरिबियो डी बेनावेंते मोटोलिनिया, फ्रांसिस्कन फ्राय जुआन डी डॉर्केमाडा और टेक्सकोक के इतिहासकारों जुआन बॉटिस्टा पोमार और फेर्नांडो डी अल्वा कॉर्टेस इक्सटलिलक्सोचिटल के औपनिवेशिक काल के लेखन है। नेजाहुआल्कोयोटल के अधीन टेक्सकोको की विधि संहिता विधिपरक थी, क्योंकि कई मामलों की सुनवाई विशेष प्रकार से की जाती थी, के साक्ष्यों के आधार पर की जाती थी और कई मामलों में वादियों की सामाजिक स्थिति को नजरअंदाज किया जाता था और इसमें 80 लिखित कानून शामिल थे। इन कानूनों में कठोर सार्वजनिक रूप से प्रशासित दंडों का प्रावधान था, जिससे सामाजिक नियंत्रण का एक कानूनी ढांचा तैयार हुआ। टेनोचिटलान की कानूनी व्यवस्था के बारे में बहुत कम जानकारी है, जो संभवतः इस अवधि के लिए टेक्सकोको की तुलना में कम कानूनी या परिष्कृत थी। मोक्टेजुमा प्रथम के शासनकाल में इसकी स्थापना हुई थी।
ये कानून राज्य, वर्गों और व्यक्तियों के बीच संबंधों को स्थापित और नियंत्रित करने के लिए थे। केवल राज्य के अधिकारी ही दंड देते थे। नेहुआओं ने इन कानूनों में नेहुआ रीति रिवाजों को शामिल किया, जिसमें समलैंगिकता, नशे और नग्नता के सार्वजनिक कृत्यों को अपराध घोषित किया गया। साथ ही चोरी, हत्या और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसे व्यापक निषेध भी शामिल थे। जैसा कि पहले कहा गया है, पोचेटे कावे न्यायाधीश के रूप में कार्य कर सकते थे और अक्सर अपने सदस्यों पर न्यायिक निगरानी रखते थे। इसी प्रकार युद्ध काल में सैन्य न्यायालय सेना के भीतर और बाहर दोनों तरह के मामलों से निपटते थे। एक अपील प्रक्रिया थी जिसमें प्रांतीय स्तर पर स्थानीय, आमतौर पर बाजार स्थल न्यायालयों और टेनोचिटलान में सर्वोच्च न्यायालय और दो विशेष उच्च अपील न्यायालयों के बीच अपील न्यायालय स्थित थे। इन दो विशेष न्यायालयों में से एक टेनोचिटलान के भीतर उत्पन्न होने वाले मामलों से निपटता था, जबकि दूसरा राजधानी के बाहर से उत्पन्न होने वाले मामलों से। अंतिम न्यायिक अधिकार ह्यूई tlatoani के हाथों में था, जिन्हें निचले स्तर के न्यायाधीशों को नियुक्त करने का अधिकार था।